भो छात्राः सुप्रभातम्। खगकुल कलरव गुंजन मध्ये प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव समक्षे यणसन्धि विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं तव कृते तव ज्ञानवर्धनाय। अयं श्लोकः दशमकक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अस्ति। श्लोकं सुमधुरं भावपूर्णं च अस्ति, सावधानतया शृणुत। भुक्ताम्रलालपटली भवता निपीता औन्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। भुक्ताम्रलालपटली भवता निपीता औन्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। औरे राजहंसवदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अयं श्लोकः वास्तविकरूपेण एका अन्योक्तिः अस्ति। अत्र कविः हंसमाध्यमेन मानवान् संबोधयति। कविः कथयति, रे राजहंस, त्वया अस्य सरोवरस्य जलं निपीतं, त्वया अस्य सरोवरस्य मृणालखण्डानि खादितानि, त्वया अस्य सरोवरस्य नलिनानि निषेवितानि। बहुदिनं यावत् अस्य सरोवरस्य उपभोगं विविधमाध्यमेन त्वया कृता। अधुना त्वं कथय यत् अस्य सरोवरस्य प्रत्युपकारः कथं करिष्यसि। वास्तव में इस श्लोक में कवि हंस के माध्यम से समस्त मनुष्यों को संबोधित करता है। वो कहता है कि हे राजहंस, तुमने इस सरोवर में बहुत दिनों तक निवास किया और प्रतिदिन इस सरोवर में क्रीड़ाएं की, इसके जल को, इसके निर्मल शीतल जल का पान किया। इसमें जो खिलने वाली कमल हैं उनका तुमने सेवन किया, कमल नालों को खाया, मृणाल खंडों को तुमने उपभोग किया। विविध रूप में तुमने इस सरोवर का उपभोग किया है। अब मेरा प्रश्न है तुमसे कि बताओ, इस सरोवर का प्रत्युपकार कैसे करोगे, अर्थात इसके उपकार का जो ऋण है वो कैसे चुकाओगे। क्योंकि कोई जब उपकार करता है तो उसका ऋण चुकाना परम धर्म होता है। किस प्रकार से चुकाओगे। तो कहा तो हंस के माध्यम, हंस को जा रहा है, लेकिन हंस के माध्यम से ये समस्त मनुष्यों को, मानव जाति को संबोधित है कि हे मनुष्य, तुमने जिस धरती पर निवास किया है, जिसकी मिट्टी में तुमने जन्म लिया, पले बढ़े, मिट्टी के रज कण से तुम्हारे शरीर का पोषण हुआ, इसके अन्न से तुम्हारे शरीर का पोषण हुआ, इसके जल का तुमने पान किया, इसके विभिन्न पदार्थों का तुमने रोज भोग किया विविध रूप में। जितना भी कहा जाए कहा नहीं जा सकता। अब मेरा प्रश्न है कि हे मानव, तू इस धरती का, इस मिट्टी का, इस भारत माँ का कर्ज कैसे चुकाएगा, क्या करके चुकाएगा। क्योंकि सबसे अगर महान कर्ज, बड़ा कर्ज होता है वो माँ का होता है, भारत माँ का होता है, धरती माँ का होता है। तो बताओ किस प्रकार से तुम ऋण होगे, ऋण मुक्त होगे इसके कर्ज से। वास्तव में ये सभी मनुष्यों के लिए विचारणीय है, चिंतनीय है। आखिर हम क्या करते हैं जिससे कि इस धरती के कर्ज को हम चुका सकें। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस धरती ने हमें बड़ा किया, पाला पोषा, उसके कर्ज को चुकाना हमारा धर्म है, तो हम किस प्रकार से चुकाएंगे।
ये आप सबके लिए प्रश्न है, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रश्न है। तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और तदनुसार ही काम करना चाहिए ऋण को उतारने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आते हैं हम व्याकरण पर, और व्याकरण में आज हम यण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। यण संधि बहुत इम्पोर्टेंट संधि है। सबसे पहले पुस्तकम उद्घाटे और अस्य संधेह सूत्रम लिखत। यण संधेह सूत्रम अस्ति इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि इति यण संधेह सूत्रम अस्ति। अस्य तात्पर्यम् अवगच्छ। इको यणच, अत्र त्रिशब्दाः सन्ति। इक यण अच। अब एते प्रत्याहाराः सन्ति। इक प्रत्याहारः, अपरः यण प्रत्याहारः, अपरः अच प्रत्याहारः। प्रत्याहार विषये यूयं सर्वे जानन्ति एव। अस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् इक प्रत्याहारस्य वर्णानन्तरं चेत् अच प्रत्याहारस्य वर्णाः आयान्ति, अर्थात् कोऽपि स्वरः आयाति, तर्हि इक प्रत्याहारस्य वर्णानां स्थाने यण प्रत्याहारस्य वर्णाः भवन्ति। अब हिंदी भाषा में समझिए। इस संधि का, यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यहाँ पर तीन वर्ण, तीन शब्द हैं, इक, यण और अच। ये तीनों प्रत्याहार हैं। इक प्रत्याहार, इसमें ई, उ, री, री, ये चार वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार, इसमें य, र, ल, व, ये चार वर्ण आते हैं। और अच, आप जानते हैं अच में सारे स्वर आते हैं। तो इस सूत्र का तात्पर्य या इस यण संधि का तात्पर्य ये है, परिभाषा ये है कि अगर इक वर्णों के पश्चात कोई अच अर्थात स्वर आए, तभी इक वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको समझिए उदाहरण के द्वारा। इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। ये क्या है? इक प्रत्याहार है। ठीक है, ई, उ, री, री। इसके बाद अगर कोई स्वर आए, यहाँ पर कोई स्वर लिखिए, जरूरी नहीं है आ आए, ई आए, कोई भी स्वर आए, कोई स्वर आता है अगर, ठीक है, ऊ के बाद भी अगर कोई स्वर आता है, री के बाद भी अगर कोई स्वर आता है, री के बाद भी अगर कोई स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हलंत लगेगा, माने आधा या होगा। ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, इसमें भी हलंत लगेगा। री के स्थान पर रा हो जाएगा, इसमें भी हलंत लगेगा। री के स्थान पर ला हो जाएगा, इसमें भी हलंत लगेगा। ये हमने सूत्र रूप में आपको लिख दिया आपके लिए, आप इससे समझ जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, यदि ई, उ, री के बाद कोई स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः या, व, रा, ला हो जाएगा। अर्थात ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा, री के स्थान पर ला होगा, और जो भी स्वर आएगा वो उसी में जुड़ जाएगा। बस ये इस संधि का तात्पर्य है। अब हम इसके उदाहरण देते हैं चारों के, उससे आप और स्पष्ट हो जाएंगे। पहला ई वाला उदाहरण है, और ये उदाहरण सारे प्रश्न पत्रों में आपके पूछे जाते हैं, चाहे जूनियर में पूछे हों, आप पढ़ते हों, चाहे आप माध्यमिक पर पढ़ते हों, चाहे आप उच्च कक्षाओं में पढ़ते हों। उदाहरण पहला है प्रति प्लस एकम। दूसरा ऊ वाला उदाहरण है मधु प्लस अरिहि। री वाला उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा। री वाला उदाहरण है री प्लस
आकृति। ठीक है, अब देखिए ये मिल करके संधि क्या होती है नियमानुसार। देखिए प्लस से पहले कौन सा स्वर है आप जानते हैं, अब तो समझ गए होंगे, ई है, क्योंकि ता में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है, ई है ये वाली ई। उसके बाद कोई स्वर आए तो यहां उसके बाद देखिए कौन सा स्वर आ रहा है, ए। प्लस के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, मिल रहा है ए, तो ये ए स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। तो इस ई के स्थान पर या हो जाएगा। तो जब ई के स्थान पर या होगा तो ता आधा रह जाएगा। लिखिए प्र और ता आधा रह गया। ठीक है, अब ई के स्थान पर तो या हो गया तो या लिख दो। अब चूंकि या आधा होता है, हलंत लिखिए। अब आगे ए आ रहा है तो ए इसमें मिल जाएगा, चूंकि आधा स्वर है, आधा व्यंजन है ये, तो इसमें वो स्वर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, ए की मात्रा लग गई, आगे कम जो है बच गया। क्या बन गया, प्रत्येकम। प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया है कि व्यंजन हमेशा अपने में आधा ही होता है, जब उसमें स्वर मिलता है तभी वो पूरा होता है। जैसे क, व्यंजन क है, क में का आधा ही हमेशा रहेगा। व्यंजन स्वर के सहायता से ही बोला जा सकता है, स्वर के सहायता से ही पूर्ण होता है वो। बिना स्वर के व्यंजन आप बोल भी नहीं सकते हैं अकेले। ठीक है, किसी के साथ में तो बोल देंगे, लेकिन सिंगल आप उसको अकेले नहीं बोल सकते हैं, कि जब उसमें स्वर लग जाता तब बोल देंगे। क में अ लगा तो क हो गया, ई लगी तो की हो गया, ऊ लगा तो कू हो गया। ठीक है, तो व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही बोला जा सकता है। तो यहाँ भी जो या आधा हुआ, वो जब ए आगे मिला तो या में ए की मात्रा हो गई, तो ये हलंत हट गया और प्रत्येकम बन गया। ठीक है, मधु प्लस अरि है। देखिए प्लस से पहले कौन सा स्वर है, ऊ, ये वाला ऊ है, ऊ है ना। आगे प्लस के कौन है, फिर स्वर आया हुआ है। तो इस इको यणचि का जो फार्मूला है, सूत्र का जो अर्थ है, वो यहाँ पर लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊ के बाद आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो इस इको यणचि सूत्र के आधार पर ऊ के स्थान पर क्या होगा, वा हो जाएगा। तो धा आधा रह जाएगा, धा में से जब ऊ निकलेगा तो धा आधा रह गया, और ऊ की जगह वा हो गया। तो लिख दो, माँ तो ऐसे लिखना है, धा आधा लिखना है, और ऊ की जगह वा लिख देना है। वा चूंकि हलंत होता है, आधा होता है, तो ऐसे लिखिए। आगे ये आ इसमें मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा, तो वा पूरा हो गया। और री आगे बचा, वो री ऐसे लिख दो। तो क्या बन गया, मध्वरी। ठीक है, मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी। मधु नामक एक दैत्य था, उसके अरि माने शत्रु, भगवान विष्णु ने उसका वध किया था, मधु नामक दैत्य का, इसलिए उनको मधु के अरि अर्थात विष्णु। प्रत्येकम का मतलब आप जानते हैं, हर एक, प्रत्येक। अगला है पितृधन आज्ञा, ये री वाला उदाहरण है। प्लस से पहले देखिए ता में कौन सा स्वर लगा है, री लगी है। आगे नियमानुसार आ रहा है, स्वर कोई आ रहा है, अतः इको यणच की शर्त पूरी हो रही है, इसलिए इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो इस ता में से री निकल गई तो ता तो बचा आधा। देखिए कैसे लिखेंगे, पी तो ऐसे लिख दो, ता आधा बचा ये ऐसे। अब री निकल गई, उस री के स्थान पर क्या होता है, रा आधा होता है, तो वो रा इसमें ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और बड़ा आगे आ रहा है दीर्घ आ, वो दीर्घ आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। तो क्या बन गया, पित्रा, और आगे ज्ञा लिख दो इसको। तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, माने पिता की आज्ञा। ठीक है, तो ये तीसरा उदाहरण हो गया आपका री वाला। चौथा उदाहरण है री वाला। वो कहता है अगर री के बाद भी कोई स्वर आता है तो री का ला हो जाता है। यहाँ देखो री है स्वर, उसके आगे स्वर आ रहा है बड़ा, इसलिए इस इको यणचि सूत्र के आधार पर री के स्थान पर ला हो जाएगा। तो इस री की जगह पर ला आधा ये कर दो, हलंत लगा के। अब आगे बड़ा मिल रहा है तो बड़ा की मात्रा लगा दो, तो ये हलंत हट जाएगा। और कृति ही वैसे ही लिख दो, जो लिखा हुआ है उसको हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, हमें तो केवल प्लस से आगे पीछे यही परिवर्तन होना है। इधर जो भी है वैसे लिखना है, पीछे भी जो है वैसे लिख देना है। तो ला हो गया, कृति ही हमने वैसे लिख दिया, तो लाकृति ही बन गया। ठीक है, लाकृति का मतलब होता है लृकार के समान जिसकी आकृति हो। ये भगवान कृष्ण के लिए आता है,
भगवान कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो वंशी बजाते समय उनकी जो आकृति है वो रिकार जैसी हो जाती है, टेढ़े हो जाते हैं वंशी बजाते समय, तो इसलिए उसको लाकृति ही कहते हैं उनकी आकृति को। तो री धन आकृति ही बराबर लाकृति ही, ये संधि हो गई। अब अगर संधि विच्छेद करना हो इसका तो क्या करोगे? प्रत्येकम है तो यहाँ पर देखिए, पहले तो कैसे समझो कि यहाँ पर यण संधि है, ये कैसे पता लगाएंगे आप? इसका सरल तरीका हमने पहले भी बताया है और संधियों में भी, इसमें भी जान लो कि यण संधि करती क्या है, ये जान लो। यण संधि हमेशा ई उ री री के बाद यावा राला करती है, इसलिए अगर यावा राला इसमें आए हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये यण संधि है। यहाँ पर देखो प्रत्येकम में या आया हुआ है इसलिए यण संधि है, यहाँ देखो वा आया है इसलिए यण संधि है, यहाँ देखो रात ता में लगा है इसलिए यण संधि है, इसमें देखो लाकृति लाभ आया है इसलिए यण संधि। यावा राला जहाँ हो वो समझ लो आप यण संधि है, क्योंकि यण संधि में यही होता है। अब आपको पता चल गया यण संधि है, अब इसके फैक्टर कर दो। जहाँ या है वो या किसके स्थान पर होता है? ई के स्थान पर, तो इसकी जगह ई कर दो। तो जब ई करोगे तो ता में ई की मात्रा लग जाएगी, प्रति हो गया। आगे या में ए है तो एकम बचा, प्रतिधन एकम हो गया। मध्वरी है तो यहाँ जहाँ वाह है, वाह किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर वाह होता है, तो यहाँ वाह की जगह ऊ कर दो। तो ऊ जब कर दिया तो धा में ऊ लग गया, क्योंकि धा आधा है तो तुरंत ऊ चिपक जाएगा उसमें, तो मधु बन जाएगा। और आगे वाह में कौन सी मात्रा लगी है? छोटा आ की, तो अरिच आगे हो जाएगा, मधुधन अरि बराबर मध्वरी। ऐसे पित्राज्ञा है, यहाँ देखो रा है, वहाँ पर संधि टूटेगी। तो रा किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर, तो तुम ता में री कर लगा दो, तो ये पितृ, ता में री लगा दी तो पितृ हो गया। बड़ा की मात्रा आगे लगी है तो उसको आज्ञा लिख दो, तो पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, तो संधि विच्छेद हो गया। ऐसे लाकृति है तो यहाँ पर देखो ला किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर, तो इस री ला की जगह री कर दो। ये देखो री ऐसे, और बड़ा आ की मात्रा लगी है इसमें इसलिए वो आ ऐसे लिख दो, कृति वैसे उतार दो, तो री धन आकृति बराबर लाकृति हो गया। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं ना? तो इसी तरह से अगर इनका विच्छेद करना आए तो आप इस तरह से जान लीजिए कि यहाँ पर संधि कौन है, उसके बाद फिर नियम के अनुसार उसके फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको दोहरा देते हैं ताकि आप समझ जाएं और अच्छी तरीके से। इको यणचि, ये यण संधि का सूत्र है। इसका तात्पर्य है इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार माने यावा राला हो जाते हैं। ठीक है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। बस ये संधि है और उसके ये उदाहरण है। अब आप कुछ उदाहरण और लिख लीजिए, वो घर के लिए होमवर्क। ठीक है, गृह कार्य रूपेण कतिपय उदाहरणानि अन्यानि लिखत। लिख। दधि प्लस आनय, दधि माने दही और आनय माने लाओ, दही लाओ। दधि प्लस आनय तो क्या हो जाएगा? इसको आपको संधि करनी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख लो संधिम कुरुत, माने संधि करो, संधिम कुरुत। प्रश्न आपका संस्कृत में ही पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, इसलिए पता होना चाहिए। संधिम कुरुत का मतलब संधि करो। अगर संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, तो पहला है दधि प्लस आनय, फिर लिखो सु प्लस आगतम। इसको आप बनाइए, इसको आप संधि कीजिए। फिर है पितृ प्लस अनुमति ही, पितृ प्लस अनुमति ही, इसका जो है आप संधि विच्छेद करिएगा। ठीक है, बहुत उदाहरण इसके हैं, यण संधि के तो बहुत आते हैं। आप अपनी किताब खोलेंगे तो किताब में बहुत सारे आपके हर लेसन में यण संधि के उदाहरण मिलेंगे। इति प्लस आदि ही, इति है प्लस आदि ही। ठीक है, भू प्लस आदयः, भू प्लस आदयः, एक ये उदाहरण है, भू प्लस आदयः। ठीक है, धात्री प्लस अंशः,
धात्री प्लस अंशः, धात्री प्लस अंशः, ठीक है। वधू, अगला लिखो, वधू प्लस अलंकारः, वधू प्लस अलंकारः, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। एक और लिखिए, अभि प्लस उदयः, अभि प्लस उदयः, ठीक है। इसका जो है इसको भी आपको संधि करनी है। तो हमने 8 उदाहरण लिख दिए। ये आपका गृह कार्य है, इसको आप करके लाइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कल फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कल।